अभी तक सिंचाई चैप्टर चल रहा है, तो आज हम पढ़ेंगे सिंचाई की विधियाँ। सिंचाई मतलब पौधों को कृत्रिम रूप से जल देना, लेकिन यह जल किस प्रकार से दिया जाए कि पौधों के लिए ज़्यादा प्रभावी हो और साथ ही साथ कम जल से अधिक क्षेत्रफल की सिंचाई हो जाए और उससे अधिकाधिक उपज प्राप्त किया जा सके। इसके आधार पर सिंचाई की विधियों का गुण और दोष, इस पे हम चर्चा करेंगे आज। तो थोड़ा सा एक दृष्टि डालते हैं, सिंचाई क्या है तो देखते हैं सिंचाई और सिंचाई की विधियाँ। तो सिंचाई में मूल रूप से जल उपयोग क्षमता और अन्य लाभों को बढ़ाने के लिए यह अनिवार्य है कि विभिन्न परिस्थितियों को ध्यान में रखकर सिंचाई की कौन सी विधि का प्रयोग करें। सिंचाई की विधि का चुनाव कई कारकों को प्रभावित करता है, कई कारकों से प्रभावित होता है। जैसे भूमि का गुण कैसा है, यानी किस प्रकार की भूमि है, पौधों की बढ़वार कैसी है, उसकी प्रवृत्ति क्या है और पौधों को जल की कितनी आवश्यकता है। तीसरा है सिंचाई के स्रोत का आकार कैसा है, यानी हम किस चीज से सिंचाई कर रहे हैं, नहर से कर रहे हैं, ट्यूबवेल से कर रहे हैं। ऐसे ही जल के सिंचाई के गुण कैसे हैं, वह साधारण क्षारीय है, मीठा जल है, पूर्ण क्षारीय है, इन सब चीजों का ध्यान रखते हैं। साथ ही साथ मौसम की दशाएं कैसी हैं, इसके आधार पर हम सिंचाई के गुण और दोष के बारे में जानें। तो सबसे पहले देखते हैं सिंचाई की विधियों का वर्गीकरण। तो मूलतः सिंचाई की जो विधियां हैं उसमें हम देख रहे हैं सतह सिंचाई विधि यानी सरफेस इरिगेशन मेथड। दूसरा है अधो सतह विधि यानी सब सरफेस मेथड। ऐसे ही बौछारी विधि यानी स्प्रिंगल मेथड और टपक विधि यानी डिप इरिगेशन। ये मोटा मोटा सिंचाई की ये 4 विधियां हैं। तो सिंचाई की जो ये विधियां हैं, इन विधियों को मुख्य रूप से 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहली तो बाढ़कृत सिंचाई विधि है और दूसरी उत्थापक सिंचाई विधि है। बाढ़कृत सिंचाई विधि और उत्थापक सिंचाई विधि। इसमें बाढ़कृत या प्रवाह विधि जो है, इसको मूल रूप से 2 वर्गों में बांटा गया है। एक तो प्राकृतिक और दूसरा कृत्रिम। तो जो बाढ़कृत सिंचाई विधि है, इसके बारे में पहले जानते हैं। बाढ़कृत सिंचाई विधि तो ऊंचे स्थानों पर स्थित जल स्रोत से निचले क्षेत्रों में सिंचाई के लिए बिना किसी जल के उठाने वाले यंत्र की सहायता से जब सिंचाई की जाती है, इस तरह की सिंचाई को बाढ़कृत, पूर या तोर सिंचाई कहते हैं। इस प्रकार की सिंचाई विशेष रूप से नहरों द्वारा, झरनों द्वारा, पाताल तल कुओं द्वारा या बंधियों के द्वारा संभव है। इस विधि से धान तथा बगीचों आदि में पानी दिया जाता है। ऐसे ही दूसरा है उत्थापक सिंचाई विधि। तो उत्थापक सिंचाई विधि, इस विधि में सबसे पहले जल को किसी यंत्र के द्वारा ऊपर उठाते हैं और ऊपर उठाने के बाद फिर उसको नालियों के द्वारा या पाइप के द्वारा हम उसको अपने प्लाट में लेके जाते हैं। इसमें किसी न किसी यंत्र का प्रयोग होता है, जैसे ट्यूबवेल का प्रयोग करते हैं, ढेकली का प्रयोग करते हैं या रहट का प्रयोग करते हैं। यानी जो जल नीचे से उठा के ऊपर लाया जाता है और उसके बाद हम उसका प्रयोग करते हैं। इसमें श्रम और पैसा इसमें ज्यादा व्यय होता है। तो इन दोनों विधियों को फिर अलग अलग चलते हैं और एक एक विधि के बारे में जानते हैं। तो बाढ़कृत या प्रवाह विधि जो है, यह 2 प्रकार की होती है, अप्राकृतिक विधि और कृत्रिम विधि।
तो प्राकृतिक विधि के बारे में, ये जो प्राकृतिक विधि है, यह प्राकृतिक विधि सामान्यतः तो ये प्राकृतिक विधि में मूल रूप से जैसे वर्षा के द्वारा सिंचाई हो जाना या पाताल तोड़ कुएं जो होते हैं उनके द्वारा बाढ़कृत विधि से सिंचाई करते हैं। और दूसरी विधि है कृत्रिम विधि। यह जो कृत्रिम विधि है, इस विधि को कई भागों में बांटा गया है। पहला असीमित बाढ़ विधि या फ्री फ्लोटिंग, दूसरा सीमित पट्टी विधि या बॉर्डर स्ट्रिप मेथड, क्यारी विधि या चेक वेसिन मेथड, थाला विधि या वेसिन मेथड, और अंगूठी विधि से सिंचाई या रिंग मेथड विधि। तो ये पांचों विधियों का हम अलग अलग अध्ययन करेंगे। इसके अलावा कुण विधि होती है। कुण विधि में गहरी कुण विधि और झुर्रीदार कुण विधि होती है। अब पृष्ठीय अथवा सतह सिंचाई विधि जो होती है, पृष्ठीय अथवा सतह सिंचाई विधि, इस विधि में भारत में मुख्य रूप से अघोस्तरीय एवं बौछारी विधि की तुलना में सतह विधि द्वारा सिंचाई हमारे यहाँ ज्यादा की जाती है। सतह सिंचाई की प्रमुख विधियों में पूरे सिंचाई विधि या प्रवाह या बाढ़कृत विधि होती है। इसमें पूरे सिंचाई विधि अथवा प्रवाह विधि या बाढ़कृत विधि जो होती है, इसके मुख्य रूप से 5 भाग होते हैं, जैसे द्रोणी या थाला विधि, क्यारी विधि, असीमित बाढ़कृत विधि, सतही पट्टी विधि या असीमित बाढ़कृत सिंचाई विधि। तो हम इसमें एक एक के बारे में जानेंगे। जैसे पूरे सिंचाई अथवा प्रवाह अथवा बाढ़कृत विधि या फ्लोटिंग मेथड, जो आपने फ्री फ्लोटिंग है या फ्लोटिंग मेथड है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो इसमें इस विधि को सैलाब विधि या अपप्लावन विधि भी कहते हैं। इस विधि में जल की नाली को सीधे खेत में खोल दिया जाता है, यानी कि स्रोत से और खेत का सीधा संबंध कर देते हैं। इस विधि में जल की नाली को सीधे खेत में खोलते हैं, जिससे पूरे खेत में जल भरने लगता है। स्रोत का आकार बहुत बड़ा होने पर उसे कभी कभी ढाल के अनुसार कुछ भागों में खेत को विभाजित कर लेते हैं। इसकी प्रमुख विधियां ऐसे हैं, जैसे पहला है असीमित बाढ़कृत सिंचाई विधि। ये आपके सामने है, असीमित बाढ़कृत सिंचाई विधि। ये आपकी नाली है, ये मुख्य नाली है, सहायक नालियां हैं। एक खेत की तरफ इसको सीधे सहायक नाली को खोल दिया गया। इसमें क्या होता है कि यह विधि जहां पर जल का स्रोत बड़ा होता है, धरातल समतल होता है, वहां पर इसका प्रयोग करते हैं। इस विधि में 80% जल की हानि हो जाती है। इस विधि में 80% जल की 80% जल की हानि होती है। 20% जल ही मुख्य रूप से पौधों के द्वारा प्रयोग किया जाता है। दूसरा है सीमित पट्टी विधि, जो आपका ख है, सीमित पट्टी विधि। ये आप यहां देखिए, सीमित पट्टी विधि में क्या करते हैं कि इस विधि के अंदर खेत को छोटी छोटी क्यारियों में बांट लेते हैं, फिर प्रत्येक क्यारी में एक एक करके खोलते चले जाते हैं जल को। इस प्रकार क्यारी की लंबाई और चौड़ाई जल के स्रोत के आकार, खेत की समतलता
फसल और भूमि के कणों पर आधारित होती है। इनकी चौड़ाई 3 मीटर से 20 मीटर तक रखते हैं और लंबाई अपनी सुविधा अनुसार इसमें रख सकते हैं, लेकिन खेत की समतलता का पूर्ण रूप से ध्यान रखते हैं। इस विधि में खेत की सिंचाई करने पर कम जल का प्रयोग होता है और अधिक से अधिक क्षेत्रफल में इसकी अधिक से अधिक क्षेत्रफल से में कम जल से सिंचाई हो सकती है। इसमें जो दूरी रखते हैं, लंबाई जो रखते हैं, वो ज्यादातर होती है, बलुई भूमि होती है तो उसकी लंबाई 60 मीटर रखते हैं, 60 से 90 मीटर तक। अगर दोमट भूमि है तो उसमें लंबाई 90 मीटर तक रखते हैं, और अगर चिकनी भूमि है तो उसमें 135 से 225 मीटर इसकी लंबाई रखते हैं। इस विधि से 80% जल का प्रयोग ठीक प्रकार से हो जाता है। इस विधि में 80% जल का प्रयोग होता है। शेष 20% जो जल होता है वो नष्ट हो जाता है। 20% जल इसमें नष्ट होता है। इस विधि के लाभ क्या है? इस विधि से सिंचाई करने से क्या लाभ प्राप्त होता है? तो पहला लाभ तो यह है कि सिंचाई करने में धन और समय, इन दोनों चीजों की बचत होती है, क्योंकि खेत को समतल करने, नालियां एवं क्यारियां बनाने आदि का कार्य नहीं करना पड़ता है। दूसरा, अधिक जल चाहने वाली फसलों जैसे धान, जूट आदि के लिए यह विधि पर्याप्त जल इस विधि द्वारा प्राप्त होता है। तीसरा लाभ यह है कि इस विधि से सिंचाई करने में अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं होती है। और चौथा, इस विधि द्वारा सिंचाई करने में यह अनिवार्य नहीं होता कि खेत पूर्ण रूप से समतल हो, लेकिन लाभ के साथ साथ इस विधि में हानियां भी हैं। जैसे पहली हानि तो यह है कि इस विधि में जल अधिक लगता है, और दूसरा, यह विधि अवैज्ञानिक है, क्योंकि इस प्रकार दिए गए जल का केवल 10% भाग ही पौधे प्रयोग कर पाते हैं। शेष जो जल होता है वो भाप बनकर, रिसकर या बहकर नष्ट हो जाता है। तीसरी हानि, खेत में सभी स्थानों पर नमी एक समान नहीं रहती है। क्योंकि खेत में जो पौधों की वृद्धि है वह असमान होती है। चौथा, कम जल चाहने वाली फसलों में इस विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो पौधे होते हैं उनको इससे अधिक पानी के कारण हानि पहुंचने की संभावना रहती है। इसके आगे जो विधि है वो है क्यारी विधि द्वारा सिंचाई। क्यारी विधि या बेड इरिगेशन। तो इसमें सिंचाई की इस विधि में खेत को समतल करके एक तरफ थोड़ी सी ढाल दे दी जाती है। जो मुख्य नाली है उससे मिलने वाली कई छोटी छोटी नालियां खेत में इस प्रकार से बना ली जाती हैं कि पूरा खेत कई भागों में विभाजित हो जाता है। इन छोटी छोटी नालियों को बरहा कहते हैं। इस प्रकार बनाए जाते हैं ये कि जल को अधिक चक्कर न काटना पड़े और एक बरहे से उसके दोनों तरफ की क्यारियों की सिंचाई ठीक प्रकार से की जा सके। प्रत्येक पाले या नख को समान आकार की छोटी छोटी क्यारियों में विभाजित कर लेते हैं। क्यारियों की लंबाई और चौड़ाई और सिंचाई के साधन, भूमि का धरातल एवं कणों का आकार आदि ध्यान में रखकर
क्यारियों की लंबाई चौड़ाई को निश्चित करते हैं। मुख्य रूप से क्यारियों की चौड़ाई 1.5 मीटर से 3 मीटर तक रखते हैं और क्यारियों की जो लंबाई होती है वो 6 से 9 मीटर रखते हैं। यानी कि जो उसकी विड्थ होती है वो 1.5 मीटर और लंबाई 6 से 9 मीटर तक रखते हैं। इस विधि का लाभ क्या है? लाभ के बारे में जानेंगे। तो इसमें कई लाभ हैं। इस विधि से सिंचाई करने पर कई प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। जैसे पहला लाभ यह है कि संपूर्ण खेत में समान रूप से जल लग जाता है, जिससे हर भाग में एक समान नमी बनी रहती है और फसल की वृद्धि समान रूप से होती है। दूसरा लाभ यह है कि छिटकवा एवं पत्तियों दोनों प्रकार से बोई गई फसलों में इसको आवश्यकता अनुसार नियंत्रित रूप से जल दिया जा सकता है। चौथा लाभ है सिंचाई के जल का समुचित प्रयोग होता है, अतः कम जल से अधिक क्षेत्रफल को सींचा जा सकता है। और पांचवा लाभ है खेत समतल न होने पर भी पूरे खेत में समान रूप से जल दिया जा सकता है। तो इन तमाम लाभों के अलावा क्यारी विधि की कुछ हानियां भी हैं। इसमें पहली हानि यह है कि इसमें श्रम और धन ये अधिक मात्रा में लगता है। साथ ही साथ खेत का जो बहुत सा भाग होता है वह बरहे और क्यारी की जो मेड़ बनती है, इसको बनाने में उसका बहुत सारा भाग जो होता है वह नष्ट हो जाता है। साथ ही साथ बरहे और मेड़ के कारण फसल की जो निकाई गुड़ाई होती है वह कृषि यंत्रों से नहीं की जा सकती। बड़े कृषि यंत्र उसमें प्रयोग करने में दिक्कत होती है। ज्यादातर क्यारी विधि से अगर सिंचाई करते हैं तो क्यारियां बनानी पड़ती है। उस अवस्था में कृषि यंत्रों का प्रयोग ठीक से नहीं कर पाता है आदमी, और उसमें ज्यादातर हाथों से ही निकाई गुड़ाई करने की आवश्यकता पड़ती है। खेत सिंचाई करते समय हमेशा अधिक देख रेख की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि मानव श्रम भी ज्यादा लगता है, जिसके कारण अधिक धन खर्च होता है, व्यय बढ़ जाता है। अगला है द्रोणी या थाला द्वारा सिंचाई विधि। ये आपको नीचे चित्र बना हुआ है, इसको देख सकते हैं। इसको बेसिन मेथड ऑफ इरिगेशन भी कहते हैं। इसमें ज्यादातर इस विधि का प्रयोग बगीचे में किया जाता है। प्रत्येक पौधे तक अलग अलग जल पहुंचाते हैं। वृक्ष के चारों तरफ मिट्टी चढ़ा करके गोल चौकोर या वर्गाकार रूप में 90 सेंटीमीटर से लेकर के 3 सेंटीमीटर के गोले बनाए जाते हैं। ये बीच में पेड़ होता है और इस पेड़ में जो ये चारों तरफ गोले होते हैं इसकी त्रिज्या 90 सेंटीमीटर से सीएम से लेकर के 3 मीटर तक होती है। और यह पेड़ की ऊंचाई और उसकी लंबाई चौड़ाई के आधार पर इसको करते हैं। इस विधि से जल उपयोग दक्षता बहुत बढ़ जाती है। इस विधि से पेड़ों के तनों से 30 से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंचे थाले बनाए जाते हैं, जिससे कि जल तनों के संपर्क में न आए। क्योंकि जल यदि तनों के संपर्क में आएगा तो इससे तनों को नुकसान पहुंचता है, वो खराब हो सकते हैं। इसलिए मुख्य तने के चारों तरफ थाले बना दिए जाते हैं ताकि उसके संपर्क में जल ना आ सके। इस विधि से सिंचाई करने का लाभ क्या है? तो एक तो सिंचाई जल की इसमें बचत होती है।
क्योंकि पूरे क्षेत्र में जल देने के बजाय केवल पौधों के निश्चित क्षेत्र में ही जल देना पड़ता है। साथ ही साथ दूसरा लाभ यह है कि इसमें कम जल से अधिक पौधों की सिंचाई की जा सकती है। इसके अलावा अगला लाभ यह है कि पौधों की जड़ तथा तना सीधे जल के संपर्क में नहीं आ पाते हैं, अतः उन्हें कोई हानि नहीं होती है। तीसरा लाभ यह है कि पौधों को दी जाने वाली खाद बह करके उसके जड़ क्षेत्र से बाहर नहीं जा पाती है, जिससे जो भी खाद या उर्वरक हम पौधों को देते हैं उसका समुचित उपयोग पौधे कर पाते हैं। चौथा लाभ है जल सीधा पौधों की जड़ों के क्षेत्र में उपलब्ध होता है, अतः पौधे उसका समुचित उपयोग कर लेते हैं। इस विधि के कुछ दोष भी हैं, जैसे पहला दोष तो यह है कि इस विधि में श्रम और धन यह दोनों बहुत अधिक खर्च होता है। साथ ही इसका प्रयोग केवल हम बड़े वृक्षों के लिए ही कर सकते हैं। छोटे यानी फसलों में, कृषि जो फसलें हैं जैसे धान है, गेहूं है या मक्का, बाजरा, इस तरह की फसलों में इस विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। अगली विधि है अंगूठी या सुंदरी विधि, या इसको रिंग विधि भी कहते हैं। अंगूठी या सुंदरी विधि में यह विधि थाला विधि से ही मिलती जुलती है। इसमें थाला के स्थान पर केवल अंगूठी के आकार का थाला बनाया जाता है। इस विधि को भी अधिकतर उद्यानों और वाटिकाओं के लिए ही प्रयोग करते हैं। इस विधि में पेड़ों की दो लाइनों के मध्य एक बड़ी नाली बना दी जाती है और इस नाली से फिर पेड़ों की तरफ आप सहायक नालियां बनाकर उन थालों तक पानी पहुंचाया जाता है। इस विधि के मध्य में इसके द्वारा भी वो सारे लाभ और हानियां जो दोहरी विधि या थाला विधि में होती है वही इससे प्राप्त होती है। सिंचाई की जो अपने दूसरी विधि है वो है कूर्ण विधि। कूर्ण विधि में यह दो प्रकार की होती है, गहरी कूर्ण विधि और झुर्रीदार कूर्ण विधि। जो गहरी कूर्ण विधि है, उसमें यह सिंचाई जो कूर्ण विधि है यह सिंचाई की सबसे प्रचलित विधि है और पंक्तियों में बोई जाने वाली फसलों की दो पंक्तियों के मध्य पतली नाली बना ली जाती है जिसको हम कूर्ण कहते हैं। और विशेष रूप से इस विधि से जो सिंचाई होती है वो गन्ना, आलू, शकरकंद, रिजका, ये जो मेढ़ पर बोई जाने वाली फसलें हैं इनको इसके द्वारा इसकी सिंचाई करते हैं। कूर्ण विधि से सिंचाई करने की दो विधियां हैं मुख्यतः, गहरी कूर्ण विधि और झुर्रीदार कूर्ण विधि। इनके बारे में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे।